तो चलिए आज का टॉपिक क्या रहेगा? एनिमल टिश्यू। सभी बच्चे ड्रॉपर है ना? कोई 12th में है? कोई है? तुम नहीं? कोई 11th में है? चलो अब बताओ किसका 550 से ज्यादा मार्क्स? तुम्हारा कितना? ओके, कहाँ से प्रिपरेशन किए हो? यहीं पे? अच्छा ऑनलाइन। अच्छा सब ऑनलाइन वाले हो क्या? ऑफलाइन वाले कौन कौन हो? कोई आकाश से हो? बहुत कम। ठीक है, कोई नहीं। देखो, इस क्लास का या किसी भी क्लास का फर्स्ट रूल क्या है? पढ़ना। ये तो सही है। कुछ भी नहीं समझ में आए तुरंत हैंड रेस करके पूछना, ठीक है? तुम्हारा क्या नाम है? सौरभ राय। वॉल्यूम कम कर दें। हाँ। और गर्ल्स, गर्ल्स में किसी का है 550 से ऊपर? 500 से ऊपर? चलो कोई नहीं, अब हो जाएगा ना? हो जाएगा ना 600 से ऊपर? बोल भी नहीं रहे हो? बोलोगे तब ना आएगा। पहले बोलो तो। रोज अपने आप को बोलो कि 620 से ज्यादा लाएंगे सुबह सुबह, है कि नहीं? ये बीएचयू का कट ऑफ कितना है? 680। तो फिर बोलो कि 680 से ज्यादा लाएंगे। हाँ, बात तो सही है बिल्कुल, लेकिन ये बात सही है, अगर आप 710 सोचोगे तब 670 आएगा। जितना सोचते हो उससे कम आता है। हाँ सही बोल रहे हो, वेरी गुड। तो रोज सुबह सुबह बोलना अपने आप को, ठीक है? और डीबीपी मिलेगा रोज, उसको सॉल्व करना। और पैकेज मिला है? पैकेज देखे हो खोल के ये चैप्टर? क्यों? कल ही मिला है, तो आज देखोगे ना इस क्लास के बाद? ठीक है, ये फास्ट ट्रैक कोर्स है और आप लोग टॉपर हो तो बेसिक चीजें आती होंगी? नहीं? ठीक है, इसमें हर चीज बेसिक भी लिखा हुआ है, ठीक है? नहीं समझ में आए या फास्ट लगे तुरंत बोलो कि थोड़ा फास्ट लग रहा है, चुप नहीं रहना है क्लास में। पैसा दिए हो ना कि फ्री में हो? फ्री। चलो ठीक है, शुरू करें। ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। सेम फंक्शन नहीं, सिमिलर फंक्शन। कोई एग्जाम्पल ऐसा दो जिसमें सिमिलर फंक्शन समझ में आए, सेम फंक्शन ना हो लेकिन सिमिलर हो। कोई एग्जाम्पल? मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में कोई ऐसा दो सेल है जिसका काम सिमिलर हो, सेम ना हो? नर्वस टिश्यू में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक न्यूरॉन और एक न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरॉन का काम करंट ट्रांसफर करना, न्यूरोग्लियल सेल का तो वो काम नहीं है, वो बस सपोर्ट करता है, न्यूट्रिशन देता है न्यूरॉन को। सेम काम नहीं है, सिमिलर है, एक दूसरे को हेल्प कर रहा है ना? और टिश्यू बना रहा है। न्यूरॉन लंबा दिखता है, न्यूरोग्लियल सेल राउंड राउंड होते हैं, लंबे तो नहीं होते हैं। तो स्ट्रक्चर सेम नहीं है, सिमिलर कह सकते हैं। फंक्शन सेम नहीं है, सिमिलर कह सकते हैं। उन दोनों के बीच में मैट्रिक्स भी होगा, तो टिश्यू में सेल्स के साथ मैट्रिक्स भी आएगा। तो टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन फंक्शन, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, अलोंग विथ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। यही तो एनसीईआरटी का लाइन है, इंट्रोडक्शन तो यही हुआ ना, है ना? क्या है आपका टिश्यू? क्या होता है बोलो?
समझ में आ रहा है ना? ग्रुप ऑफ, यस, सिमिलर सेल्स, सेम सेल्स नहीं, तो सिमिलर सेल्स इसका मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, राइट? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है? कहीं कहीं लिखा रहता है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन, समझ में तो आ गया? अलॉन्ग विद, हाँ ये तो बहुत इजी सा बात है, इंटर सेल्यूलर मैट्रिक्स, ठीक? ये टिश्यू है, प्लांट्स में भी है, एनिमल्स में भी है। प्लांट्स में टाइप्स पढ़ो ना, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल जैसे पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, और कॉम्प्लेक्स जाइलम फ्लोएम, वैसे एनिमल में भी होगा ना डिवीजन। लिख रहे हो ना, साथ साथ लिखना है, लिख रहे हैं? हाँ, ठीक है, हाँ ठीक। तो इंट्रोडक्शन यही हुआ टिश्यू का, ठीक? टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू पढ़ना है, सेकंड टॉपिक टाइप्स। उसके बाद ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है? हाँ, एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, इंडोडर्मल, सुने हो ना? क्या होता है ये? ये फोटो एनसीईआरटी का, देखे हो? थोड़ा धुंधला दिख रहा है, देखे हो ना? यस, ये जो पर्पल वाला पार्ट है, ये एक लेयर है ना, देखो जैसे यहां से समझो, देखो देखो जैसे ये आपका क्या हुआ, मान लो ये हम एक लेयर बना रहे हैं सेल्स का, है ना? आप जब इम्ब्रियो हो, इम्ब्रियो में एक से ज्यादा सेल होते हैं ना, उसका अलग अलग स्टेज होता है, मॉडुला, ब्लास्टुला, होता है कि नहीं? तो वो सब आगे जानेंगे। जाइगोट में एक सेल, इम्ब्रियो में एक से ज्यादा सेल। यहां पे एक सेल है, एक से ज्यादा है ना, तो ये इम्ब्रियो है। इम्ब्रियो में सेल्स इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, ठीक है? तो सबसे बाहर वाला एक लेयर बना, पर्पल वाला सबसे बाहर है, तो एक्टो, एक्टो मतलब बाहर, और लेयर है तो डर्म, डर्मा स्किन को बोलते हैं ना, आउटर मोस्ट लेयर है स्किन, डर्मा बोलते हैं कि नहीं? तो सबसे बाहर वाला लेयर इम्ब्रियो में क्या कहलाएगा? एक्टोडर्म। ये एनसीईआरटी में बना हुआ है, तो इसमें बताओ एक्टोडर्म कौन सा है? पर्पल, पिंक या ये ब्लैक? पर्पल, ठीक है? ये क्या है? एक्टोडर्म। फिर इसके बाद जो बीच में लेयर होगा, जैसे देखो पर्पल के जस्ट बाद ये रेड वाला, क्या ये बस इतना ही दूर है? नहीं, ये अंदर एक्सटेंड हुआ है, अंदर एक्सटेंड हुआ है, और ये जो ब्लैक वाला है इसके भी चारों तरफ है, ये दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो ये जो बीच वाला लेयर है, इसके खुद में बीच में जगह है, ये जो व्हाइट वाला पार्ट है, ये पाउच बना है ना, मीजोडर्म बीच वाला जो लेयर है उसके बीच में कैविटी है, इसी को तो सीलोम बोलते हैं, पढ़े हो ना? जहां पे मीजोडर्म के बीच में व्हाइट वाला पार्ट ना हो, सीलोम ना हो, उसको ए सीलोमेट बोलते हैं। तो ये बीच वाला लेयर है, क्या कहेंगे इसको? मीजोडर्म बोलेंगे ना, ठीक है? क्या मीजोडर्म एक्टोडर्म की तरह एक ही लेयर बनाया है? नहीं, दो बार लेयर बनाया है ना? दूसरा वाला लेयर बनाएगा तभी सीलोम दिखेगा, दिखेगा? किसी को दिक्कत है? ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ये क्या है? ठीक, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है सबसे अंदर, ये क्या है?
सबसे अंदर वाला लेयर क्या बोलेंगे? इंडो अंदर लेयर डर्म, इंडोडर्म बोलेंगे ना। अब बताओ, इंडोडर्म के अंदर भी व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है, वो क्या है? बोलो बोलो। गट, गट है ना। आप जो खाना खाते हो वो स्पेस में जाता है ना, तो सबसे अंदर में जो स्पेस है वो गट है ना। तो ये जो व्हाइट वाला स्पेस है सबसे बीच में, वो तो सबके पास होगा गट। जैसे कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास सीलोम नहीं है पर गट है। कौन है वो? सेकंड फाइलम, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। कौन सा फाइलम है? सिलेंट्रेटा, निडेरिया। सीलोम नहीं है लेकिन गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है। तुमको अगर ये लाइन नहीं भी समझ में आया, लेकिन एक बात समझ में आया कि सीलोम अलग स्पेस है, गट अलग स्पेस है। गट सबसे बीच वाला स्पेस, सीलोम मीजोडर्म अगर फट गया बीच से, कैविटी बना, ये कैविटी सीलोम इधर से भी लाइंड है मीजोडर्म से, इधर से भी लाइंड है मीजोडर्म से। समझ रहे हो? ठीक है। तो सबसे बाहर वाला लेयर एक्टोडर्म, उसके बाद वाला लेयर मीजोडर्म। ठीक है, मीजोडर्म दो लेयरिंग बनाएगा, समझ रहे हो? और उसके अंदर क्या होगा? एंडोडर्म। ठीक है, तो ये देखो इंडोडर्म मान लो ये है, इंडोडर्म के अंदर भी जगह है, वो गट है। ये गट है और ये क्या है आपका? सीलोम है। क्या क्लियर है? ओरिजिन। अब देखो तुम, ये क्या है तुम्हारा? ये इम्ब्रियो मान ले। इम्ब्रियो में एक से ज्यादा सेल होता है ना, तो है कि नहीं सेल? एक से ज्यादा इम्ब्रियो है। तुम्हारा इतना बड़ा सा बॉडी इम्ब्रियो से बना है, तो ऑब्वियस सा बात है कि तुम्हारा हार्ट यहीं इसी किसी लेयर से निकला होगा, तुम्हारा लंग्स इसी किसी लेयर से निकला होगा, तुम्हारा हाथ पैर भी यहीं कहीं से निकला होगा, स्किन भी। तो तुम्हारे अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग लेयर से निकले हैं, तो उनका ओरिजिन अलग अलग है। जैसे तुम्हारा स्किन एक्टोडर्मल ओरिजिन, सबसे बाहर वाले लेयर से बना है। तुम्हारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन, न्यूरोग्लियल सेल, सब के सब एक्टोडर्म से बने हैं। तो ओरिजिन एक्टोडर्मल बोलेंगे ना, बोलेंगे ना। आपका जितना भी मसल है मीजोडर्मल होता है, जितना भी मसल है, जैसे स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल, जितना भी मसल है सब मीजोडर्मल। पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम, पूरा का पूरा स्किन, आउटर कवरिंग एक्टोडर्मल। और इंडोडर्मल ना याद कैसे रखोगे? सबसे बाहर वाला लेयर है स्किन, तो बाहर वाले लेयर से बना होगा एक्टोडर्म से। जो बीच में बह रहा है या बीच में है, जैसे बोन, जैसे ब्लड, जैसे मसल, वो मीजोडर्म से बना होगा। और जो सबसे अंदर में है, जैसे गट, गट जो है वो इंडोडर्मल होता है। समझ रहे हो? क्या याद रखना पड़ेगा? समझ में आ गया? तो यहां पे आपको ओरिजिन भी पढ़ना है, एनिमल टिश्यू का ओरिजिन। 4 तरह के टिश्यू होते हैं, सबका ओरिजिन पढ़ना है। तो ये अभी क्यों डिस्कस कर रहे थे? क्योंकि चैप्टर इंडेक्स में लिखा हुआ है ना कि ओरिजिन ऑफ एनिमल टिश्यू। समझे? सबसे पहले चैप्टर इंडेक्स को देखो और बस इतने को पढ़ के सोचो कि क्या तुमको समझ में आया, इसमें क्या पढ़ना है, तभी आगे बढ़ो चैप्टर पे, तो चैप्टर इजी लगेगा। समझ रहे हो? टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू तो समझ रहे हो ना, बस टाइप्स क्या क्या है वो पढ़ना है, इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। ओरिजिन समझ गए? समझ गए? पास लग रहा है? हाँ सही है। इवेजिनेशन, फर्स्ट टेल मी व्हाट इज वेजिनेशन, बिकॉज इवेजिनेशन भी होता है और इनवेजिनेशन भी होता है। व्हाट इज वेजिनेशन? कोई भी पाउच, पाउच को आप जूलॉजी में सीधा सीधी समझो, पाउच को क्या बोलोगे? वेजिनेशन।
अगर ये पाउच सेल के ऊपर है तो बाहर है, तो इवेजिनेशन। सेल के अंदर पाउच बन गया तो इन अंदर बना तो क्या बोलेंगे? इनवेजिनेशन। ठीक है, वेजिनेशन का मतलब क्या हुआ? हमेशा तोड़ तोड़ के पढ़ो कॉम्प्लेक्स चीजों को तो याद रहेगा। ठीक है, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, 12th के आखिरी चैप्टर तक तोड़ तोड़ के ही पढ़ाएंगे तो याद रहेगा ना कॉम्प्लेक्स चीज। सेल जंक्शन। अच्छा, इवेजिनेशन में क्या पढ़ना? जो ऊपर में निकला हुआ हो वही पढ़ोगे ना। कुछ नाम बताओ सेल के ऊपर निकले हुए चीजों का। सीलिया राइट, विलाई राइट, और फ्लैजला। फ्लैजला भी होता है स्पर्म में। फिम्ब्री, हाँ बिल्कुल सही, सही बता रहे हो। ठीक है, जंक्शन। स्टेशन गए हो, जंक्शन बोलते हैं ना उसको, क्यों? जंक्शन मतलब जहां पे ज्वाइनिंग हो। ठीक है, तो जहां पे सेल ज्वाइन करे उसको सेल जंक्शन बोलेंगे। ठीक, अब ये टाइप है इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, स्पेशलाइज्ड इपिथेलियम, ये सब पढ़ना है इस चैप्टर में। कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। इसके बाद कॉकरोच भी है, कॉकरोच भी इसी चैप्टर में। सिर्फ कॉकरोच है सिलेबस में, अर्थवर्म फ्रॉग नहीं है। कॉकरोच भी पढ़ेंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा, समझे? चलिए, आज कहां तक पढ़ेंगे? बस इपिथेलियम तक। कनेक्टिव आज स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये आज का गोल है, इसको गोली मारो गोल को, आगे बढ़ो। समझे इतना? तो ये चैप्टर का स्टार्टिंग है। अब बोर्ड पे देखो, व्हाट इज एनिमल टिश्यू, डेफिनेशन लिख चुके हैं ना? व्हाट इज हिस्टो, व्हाट इज लॉजी? स्टडी ऑफ टिश्यू। जैसे बायोलॉजी पढ़ रहे हो ना, तो बायो को पढ़ रहे हो, है कि नहीं? तो ये क्या है? लॉजी मतलब स्टडी, और हिस्टो मतलब तो स्टडी ऑफ टिश्यू है ये। कौन सा टिश्यू? प्लांट। हाँ, प्लांट पढ़ लिए, वो भी हिस्टोलॉजी कहलाएगा ना। तो यहां पे एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हो ना, इसलिए मैंने एनिमल लिखा है कि प्लांट लिख दें। जो पढ़ा रहे वही लिखेंगे। हाँ, तुम टिश्यू लिख लो, इसको ब्रैकेट में कर दो। क्या नीट में ये तो नहीं आएगा? व्हाट इज हिस्टोलॉजी? ए प्लांट, बी एनिमल, सी गाय। ठीक है, एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एनाटॉमी मतलब स्टडी ऑफ, हाँ, तो एनाटॉमी मतलब क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर। और मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की पढ़ाई। ठीक, चलो। हाँ, ये नहीं आएगा नीट में, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान झाड़ना पड़ेगा ना। ये आएगा नीट में? नीट में क्या आएगा? जो एनसीईआरटी में है। ठीक है ना? तो साइंटिस्ट का नाम जो एनसीईआरटी में है वही सब याद रखना। टिश्यू में एक भी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, समझे? कौन दिया था एनिमल टिश्यू टर्म? पाई चैट। भूल जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बोल रहे हैं भूल जाओ अभी देख के। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है, इंट्रोडक्शन ही लिखा हुआ है ना? हाँ, लिख रहे हो ना? ठीक, बाकी बच्चे आज पहली बार आए हो? नो, ठीक, चलिए। ये इस चैप्टर का फ्लो चार्ट है, रिलेट कर पा रहे हो? सबसे पहले क्या है? सबसे पहले एनिमल टिश्यू है, उसके बाद क्या है? एपिथेलियल। एपी मतलब
ऊपर ये छत एपी, इस छत को तुम एपिथेलियल बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। टिश्यू मत लगा देना उस, क्योंकि एपी मतलब ऊपर और थेलिया, थेलिया मतलब लेयर, ऊपर का लेयर है ना, टिश्यू तो नहीं है, ठीक। एपी मतलब अपर, अपॉन, जो भी बोलो, और थेलिया मतलब, हाँ। तो एक ऐसा टिश्यू पढ़ेंगे जो किसी भी चीज का ऊपर वाला लेयर बनाए, फिर एक ऐसा टिश्यू पढ़ेंगे जो कनेक्ट करे, जैसे जैसे ब्लड पूरे बॉडी को कनेक्ट कर रहा है ब्लड, जैसे मसल कर रहा है ना कनेक्ट, जैसे बोन, जैसे कार्टिलेज, जैसे लिगामेंट, जैसे टेंडन, ठीक है, और बाकी, ठीक, जो कनेक्ट करे। नाम से ही समझ में आ रहा है, ऊपर का लेयर, नाम से समझ में कनेक्ट कर रहा है। मस्कुलर तो समझ रहे हो ना, मसल्स 3 तरह के होते हैं, स्केलेटल, स्केलेटल मतलब जो स्केलेटल सिस्टम से जुड़ा हुआ हो, बोन से जुड़ा हुआ है ना, तो स्केलेटल मसल। क्या हार्ड मसल बोन से जुड़ा हुआ है? कौन सा मसल है जो बोन से नहीं जुड़ा हुआ है? हाँ, कार्डियक, हार्ट वाला मसल किसी बोन से नहीं जुड़ा हुआ है ना। और ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या होता है, क्या ये जुड़ा हुआ है बोन से कि नहीं? नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, चलो ठीक है। ये होता क्या है? ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के वॉल्स में होता है। लेकिन ये है क्या? जैसे ये स्केलेटल का मतलब समझ रहे हो ना, तो इसका नाम स्मूथ क्यों है? नाम स्मूथ क्यों है? राइट, आप ऐसे मसल्स देखे होंगे जिसमें इस तरह का दिखता होगा, ऐसे स्ट्रेशंस दिखा है, देखा है? ऐसा मसल देखा है जिसमें इस तरह का डॉट 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 हो, फिर देखने में लगता है कि अगर हम इसको टच करेंगे तो हमको रफ फील होगा। जैसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, पढ़े हो ना? तो कोई जाके छुआ है क्या कि रफ है, स्मूथ है? नहीं छुआ है, लेकिन देखने में लगता है कि अगर इसके ऊपर राइबोसोम है तो टच करने में रफ, सरफेस रफ, और अगर इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है तो स्मूथ। इसलिए ना रफ और स्मूथ लगा है कि जाके टच किया है, नहीं ना? तो वैसे ही ऐसा मसल सेल जिसमें स्ट्रेशंस दिखे उनको रफ बोलते हैं, जिसमें स्ट्रेशंस नहीं दिखे उनको स्मूथ बोलते हैं। ये आगे पढ़ना है, बस देखने में ये रफ लग रहा है, ये स्मूथ लग रहा है, इसलिए इसका नाम स्मूथ है। बात समझे? ये बोन से जुड़ा हुआ है, स्केलेटल सिस्टम से जुड़ा हुआ है, इसीलिए स्केलेटल मसल। ये स्केलेटल सिस्टम से नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए ये स्केलेटल में नहीं आया, और ये देखने में अनस्ट्रेटेड, अनस्ट्राइप्ड लगता है, इनवॉलेंट्री होता है। जैसे तुम्हारा स्टमक, इंटेस्टाइन, अपने से कर रहे हो क्या पेरिस्टालसिस मूवमेंट? तुम सोच रहे हो कि हम कर ले तो हो जाएगा क्या? कपालभाति नहीं होगा ना, मतलब वो कपालभाति के साथ नहीं ना हो जाएगा पेरिस्टालसिस, तो वो इनवॉलेंट्री मसल्स में आएगा। तीसरा हार्ट वाले मसल्स, कार्डियक मसल। आज हमको इतना पढ़ना है, इतना पूरा पढ़ लेना है, बात समझे? ठीक है, इस चैप्टर इंडेक्स को चैप्टर खत्म होने के बाद फिर से एक बार देखेंगे, ठीक? अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, फंक्शन ये लिखना है, बहुत जरूरी है, ठीक है? एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या होगा? हाँ, प्रोटेक्शन, ठीक है। फंक्शन क्या होगा? सबसे पहला प्रोटेक्शन, उसके बाद खाली बाहर में ही आउटर लेयर तो नहीं बनाएगा ना, बॉडी के अंदर भी ऑर्गन्स है, उसके ऊपर का लेयर बनाएगा, बनाएगा ना? तो कोई भी मान लो तुम्हारे बॉडी में अंदर ऑर्गन है, हम एक ग्लैंड का नाम ले रहे हैं, कोई भी ग्लैंड है, तो उसको बाहर सिक्रीट करना है, तो जो आउटर लेयर होगा वो सिक्रीट करेगा ना जी। उसके थ्रू सिक्रीशन होने के लिए डिफ्यूजन होना चाहिए ना, डिफ्यूज होकर निकलना चाहिए ना, बोलो? तो और इसका दूसरा फंक्शन हो जाएगा डिफ्यूजन, सिक्रीशन, और एब्जॉर्ब भी करेगा, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। हाँ, फिल्ट्रेशन भी होगा, उसको अभी डिस्कस करेंगे। प्रोटेक्शन, ठीक है, डिफ्यूजन होगा। आपने एल्वियोलाई का नाम सुना है ना? एल्वियोलाई के वॉल में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, सुना भी होगा।
तो उससे गैसियस एक्सचेंज होता है ना, डिफ्यूज हो होके, तो डिफ्यूजन हुआ, फिर सिक्रीशन, फिर एब्जॉर्प्शन। किडनी पढ़े हो, नेफ्रॉन पढ़े हो, वोमेंस कैप्सूल देखे हो? नो देखे मतलब असली में जाके नहीं देखना है, फोटो देखे हो? हाँ, तो ऊपर से आता है ना ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल और नीचे में वोमेंस कैप्सूल होता है। तो कैसे खून से यूरिन बनता है? फिल्टर होके, फिल्टर होके, तो फिल्ट्रेशन, वो जो फिल्टर हो रहा है वहां पे भी इपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है? तो फिल्ट्रेशन भी हो जाएगा ना फंक्शन। जहां नहीं समझ में आया पूछो, समझे कि नहीं? प्रोटेक्शन तो याद हो गया होगा, बाकी डिफ्यूजन अंदर में, ये बाहरी फंक्शन, ये अंदर में इतना सारा फंक्शन है, फिल्टर कर रहा है, डिफ्यूजन कर रहा है, सिक्रीशन कर रहा है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है, ठीक है? इसका फंक्शन सपोर्ट। चलो बोन का बात करते हैं, बोन क्या करता है? इसको एक और चीज बोल सकते हैं क्या? एनकरेज, मतलब सपोर्टिव होना, एक तरह से सिनोनिम है बस। इसके अलावा ब्लड है, ब्लड पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना, ट्रांसपोर्ट फंक्शन लिखेंगे ना? हाँ, ट्रांसपोर्ट। दो बोन को कौन जोड़ता है? दो बोन को कौन जोड़ता है? लिगामेंट। एक बोन को एक मसल से कौन जोड़ता है? टेंडन। तो जोड़ने का काम, अटैचमेंट का काम कर रहा है ना कनेक्टिव टिश्यू। यहां पे और भी बहुत सारा फंक्शन होगा, जैसे तुम्हारा फैट स्टोर करता है एक्सेस न्यूट्रिएंट को, तो लिखते चलोगे तो खत्म नहीं होगा, स्टोरेज ऑफ एक्सेस न्यूट्रिएंट, ठीक है? स्किन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है एरियोलर टिश्यू, ठीक है? तो अब इतना समझ पाए ना? अभी कनेक्टिव को डिटेल में पढ़ेंगे, सारा फंक्शन लिखेंगे, ठीक है? अब मस्कुलर टिश्यू क्या करता है? लोको मोशन और मूवमेंट में क्या अंतर है? ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आपके मसल वाले चैप्टर में इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखा हुआ है, अब पूछ देगा फिर। लोकोमोशन, लोकोमोट होना, अपना पूरा पूरा क्या करना, पोजीशन ही बदल लेना, लेकिन हम अपना यहाँ पे खड़े हैं आराम से और हम इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, तो मेरा मूवमेंट तो हो रहा है ना? क्या लोकोमोशन हो रहा है? पोजीशन चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? तो मूवमेंट किसी भी पार्ट का हो सकता है बॉडी के, लेकिन लोकोमोशन सीधे पोजीशन चेंज करेगा, है कि नहीं? समझे? समझे कि नहीं? अपने अपने कॉपी में लिखते भी चलो, अगर नहीं पता है लोकोमोशन मूवमेंट तो जो बोल रहे हैं कॉपी के ऊपर में जगह है ना पतला, उसमें एक्स्ट्रा लिखा करो, ठीक है? और नर्वस टिश्यू क्या करता है? हाँ, अब बताओ कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में क्या अंतर है? बोलो। सिर्फ पढ़ लिए हैं, याद हो गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब बताओ। कंट्रोल मतलब क्या होता है? काबू में करना। नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों। और कोऑर्डिनेशन मतलब, हाँ, एक साथ काम करे, और बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, तो सब कोऑर्डिनेट करो साथ में सबको, है कि नहीं? कि अगर तुमको कुछ दिखा इमरजेंसी सिचुएशन, तो तुम्हारा हार्ट बीट बढ़ना चाहिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू बढ़ेगा, तो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेगा तब ना। कि आईज से देखा, ब्रेन में गया, और ब्रेन ने फिर हार्ट को बोला, तो हार्ट मना कर देगा कि नहीं हम हार्ट बीट नहीं बढ़ाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो आईज और हार्ट के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो बेचारे को कंट्रोल भी करना पड़ता है और कोऑर्डिनेट भी करना पड़ता है, समझे?
बदले, आगे पेज करें। हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो टिश्यू पढ़ने से पहले आपको आना ही चाहिए। बताइए, सबसे ज्यादा बॉडी में पाए जाने वाला, सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कनेक्टिव टिश्यू का है, जहां देखो वहां है। जैसे ब्लड हर जगह है, ब्रेन में नहीं है। ब्रेन में ब्लड नहीं होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ना। उसके अलावा मसल है हर जगह, बोन है हर जगह, तो है ना। कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। फास्टेस्ट डिवाइडिंग टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू, राइट। सबसे फर्स्ट टिश्यू जो पढ़ेंगे वो सबसे ज्यादा फास्टली डिवाइड करता है। जैसे स्किन, स्किन को मैंने बोला ना एपिथेलियम है, चोट लग गया, कट गया, तुरंत बढ़ गया, तुरंत घाव बना, फिर ठीक हो गया। तो याद रख पाओगे सबसे ज्यादा फास्टली डिवाइड कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यू, यानी ऊपर का लेयर वाला टिश्यू। सबसे ऊपर है तो वियर एंड टियर का चांस है, तो रैपिड डिवीजन चाहिए, रीजनरेशन चाहिए। स्लोएस्ट डिवाइडिंग टिश्यू बोलो। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू सबसे स्लोली डिवाइड करता है ना, ये तो पता है ना कि ब्रेन में चोट लगा तो फिर गयो ना। हाँ गयो, फिर ऊपर, फिर दोबारा नहीं ना बनेगा। हाँ, तो सबसे स्लोली डिवाइड कौन करता है? नर्वस टिश्यू, है ना। ठीक है। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन बॉडी वेट, मसल, मसल का सबसे ज्यादा वेट में कंट्रीब्यूशन होता है, समझे। तो इसका क्या होगा? मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, समझ गए? समझ ये मिल जाएगा 72 आवर्स के बाद भी, ये पता है कि नहीं? ऐप है ना। अच्छा, तो बात कर लेना, लेकिन समझना जरूरी है क्लास में, समझे। आगे बढ़े, पीछे वालों को समझ में आ रहा है? चलिए ओरिजिन पे आए। आप लोग बहुत अच्छे से बता दिए थे कि मस्कुलर टिश्यू का क्या होता है, ओरिजिन। एम से मस्कुलर, एम से मीजोडर्मल, बीच वाले लेयर से निकलता है। ठीक है, बता दिए थे ना। मस्कुलर टिश्यू का क्या होगा? मीजोडर्मल ओरिजिन। और नर्वस टिश्यू का क्या होगा? बताए थे अभी, सबसे बाहर वाले लेयर से बनेगा, एक्टोडर्मल ओरिजिन। हाँ, नर्वस टिश्यू एक्टोडर्मल ओरिजिन। कनेक्टिव टिश्यू बोलो, मीजोडर्मल। कैसे याद रहेगा? बीच में बहता है, जैसे ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, बीच में है, याद रख सकते हो ना इससे। तो ये क्या है? मीजोडर्मल। सबसे टफ या सबसे कॉम्प्लेक्स याद रखना ये है, क्योंकि ये तीनों ओरिजिन होता है इसका, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा। इसमें क्या क्या आएगा? तीनों, दैट इज, ठीक है, एक्टोडर्मल कॉमा मीजोडर्मल एंड इंडोडर्मल, तीनों लेयर से निकलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। और ये पॉइंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जो हम लोग इसके नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। लिख लिया? क्या आपने
इपिथेलियल टिश्यू का नाम और इपिथेलियम का नाम सुना है? क्या डिफरेंस है इपिथेलियम और इपिथेलियल टिश्यू में? मीजोथेलियम सुना है? मीजोथेलियम नहीं सुना है? सुना होगा बिल्कुल, मीजोथेलियम लिखा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम एनसीईआरटी में। इंडोथेलियम सुना है? इंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल सुना है? तो आपको इपिथेलियम, मीजोथेलियम और इंडोथेलियम समझ में आना चाहिए। हाँ, लेयर है। इपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन तीनों है ना, तो अगर मीजोडर्मल ओरिजिन हुआ तो मीजोथेलियम बोलेंगे, अगर इंडोडर्मल ओरिजिन हुआ तो इंडोथेलियम बोलेंगे, और एक्टोडर्मल ओरिजिन हुआ तो इपिथेलियम बोलेंगे, एक्टोथेलियम नहीं। तो इपिथेलियल टिश्यू और इपिथेलियम अलग अलग है, समझ रहे हो? इपिथेलियम उसका एक पार्ट है कि अगर वो एक्टोडर्मल ओरिजिन हुआ तब इपिथेलियम कहलाएगा। बात समझे? इसको हम लोग इसके नेक्स्ट स्लाइड पे लिखेंगे भी। यहाँ पे ये मैंने बनाया इसीलिए था, यहाँ पे मैंने तीनों लेयर दिखा दिया आपको, और इस टॉपिक का नाम है जर्म लेयर एंड इपिथेलियल टिश्यू। तो चूंकि इपिथेलियल टिश्यू इन तीनों लेयर से निकल सकता है, तो अगर इंडोडर्म से निकला तो क्या बोलेंगे? एंडोथेलियम। कहां पाया जाता है? ब्लड वेसल्स का जो सबसे अंदर वाला लेयर है। ब्लड वेसल में बहुत सारा लेयर होता है, कैपिलरी में सिर्फ एक लेयर होता है। कैपिलरी सबसे पतला ब्लड वेसल है ना, तो कैपिलरी में सिर्फ अंदर वाला लेयर बचा रह जाता है। जैसे मान लो तुम्हारा ब्लड वेसल है, ध्यान से देखना, तो इसका जो ये वॉल है ना, ये नीचे वाला वॉल, ये ऊपर वाला वॉल, अब बीच में क्या है? ब्लड बह रहा है, बीच में आपका ब्लड बह रहा है मान लो, ठीक, रेड से ब्लड है, और इसी में जो वॉल है इसका, इसी में आपको क्या दिखेगा? लेयर्स दिखेगा। जैसे मान लो ये ऊपर वाला लेयर, ये बीच वाला लेयर, ये अंदर वाला लेयर। वॉल में ही 3 लेयर होता है, समझे? ये हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक। तो एक ब्लड वेसल ऐसा दिखता है, आर्टरी या वेन। और कैपिलरी कैसा दिखता है? कैपिलरी में सिर्फ एक ही, कैपिलरी का जो वॉल है इसमें सिर्फ एक ही लेयर दिखता है। कौन सा लेयर दिखता है? ये सबसे अंदर वाला, ये दोनों गायब, ऊपर वाला, समझे? तो जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है ना किसी भी ब्लड वेसल का, चाहे कैपिलरी हो चाहे कोई बड़ा मोटा वेसल हो, उसको अंदर वाला लेयर इंडोथेलियम बोलते हैं। इंडो मतलब अंदर, थेलियम मतलब लेयर। तो ब्लड वेसल का सबसे अंदर वाला लेयर को क्या बोलते हैं? उसका ओरिजिन क्या होता है? इंडोडर्मल। समझ में आया? ये आगे डिस्कस करेंगे, और आपके बुक में लिखा हुआ है हर जगह इंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल में इंडोथेलियम के अलावा भी लेयर्स होते हैं, ब्लड कैपिलरी में सिर्फ इंडोथेलियम होता है, समझे? इसे तो उसको बोलते हैं थिनेस्ट ब्लड वेसल, पतला, सबसे पतला। डिफ्यूजन हो सकता है ना उसके थ्रू। बॉडी के सेल्स के पास कौन जाता है? कैपिलरी की ब्लड वेसल? कैपिलरी। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन होना आसान एक लेयर के अक्रॉस है कि 3 लेयर को क्रॉस करके जाना ज्यादा आसान है। एक लेयर को जाना, और तुमको अगर चूहा को पानी पिलाना हो तो बाल्टी से तो नहीं पिलाओगे, उसके माउथ के साइज का लाओगे ना। तो सेल्स इतना छोटा है तो उसको न्यूट्रिशन देने का काम ये छोटा वाला ब्लड वेसल करेगा कि इतना मोटा वाला? छोटा वाला ना, समझ पा रहे हो? तो इंडोथेलियम का एग्जांपल क्या हो जाएगा? ठीक है, इंडोथेलियम कहां पाया जाता है? ये ब्लड, हर ब्लड वेसल में, मोटे वाले में सबसे अंदर में, और जो सबसे पतला है कैपिलरी उसमें तो बस वही है, समझे? ब्लड वेसल में आपका इंडोथेलियम पाया जाता है। उसके अलावा आपका मीजोथेलियम कहां पाया जाता है? बोलो। हाँ, हार्ट में पाया जाता है। हार्ट का जो सबसे अंदर वाला लेयर है उसको क्या बोलते हैं? इंडोथेलियम। इंडोथेलियम ब्लड वेसल और हार्ट दोनों में बोलते हैं, ठीक है। मीजोडर्म से अगर इपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन मीजोडर्मल है तो क्या बोलेंगे? मीजोथेलियम। कंफ्यूज हो रहे हो क्या? लग रहा है कंफ्यूज हो रहे हो तुम।
कंफ्यूज हो गए? और अगर एक्टोडर्म से बना हो तो क्या बोलेंगे? बात समझे कि नहीं? तो इपिथेलियम कहां पर जाता है? जल्दी एग्जांपल बताओ, जल्दी बोलो। हाँ, कोई दिक्कत? इसलिए स्किन को भी हम सीधे इपिथेलियम, कंपाउंड इपिथेलियम आगे डिस्कस करेंगे। और मीजोथेलियम कहां पर जाता है? हार्ट कौन बोल रहा है? हार्ट यहां है, इंडोथेलियम। बॉडी कैविटी, आपका जैसे आपका मान लो ये बॉडी है, तो इसके अंदर ऑर्गन है, तो ये जो जगह बचा हुआ है ऑर्गन और बॉडी वॉल के बीच में, ये किसी ना किसी से भरा होगा ना जी। क्या बोलते हैं इसको? विसरा। विसरा बोलते हैं ना बॉडी कैविटी को। इसमें भरा क्या रहता है? विसरल फ्लूइड। खाली फ्लूइड है तुम्हारे बॉडी में? कोई टिश्यू तो होगा। देखिए जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं, सबका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है ना, सबका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, खासकर एब्डोमिनल ऑर्गन्स का, इसको क्या बोलते हैं? मीजोथेलियम। आउटर लेयर का बात कर रहे हैं, कैविटी का नहीं। ये जिस कैविटी में है उसको विसरल कैविटी बोलेंगे। इसमें जो ऑर्गन्स है, इनका जो बाहर रेड वाला लाइनिंग है, इसको क्या बोलेंगे? मीजोथेलियम। इपिथेलियम आउटर वाला लेयर, स्किन। इंडोथेलियम सबसे अंदर वाला लेयर, ब्लड वेसल का सबसे अंदर वाला लेयर। बीच वाला लेयर को क्या बोलेंगे हम लोग? मीजोथेलियम। कहां पाया जाता है? ठीक है, पाया जाता है आपके विसरल ऑर्गन्स का सबसे आउटर मोस्ट लेयर। बात समझे? मीजोथेलियम। अब इसको भी बहुत लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि डायफ्राम के ऊपर थोरैक्स है, डायफ्राम के नीचे एब्डोमेन है। तो हार्ट है ना, डायफ्राम के ऊपर हार्ट और लंग्स, तो मीजोथेलियम ऑफ हार्ट क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियम। मीजोथेलियम ऑफ लंग्स प्ल्यूरा। प्ल्यूरा। एंड बाकी जितने एब्डोमेन में है ना, जैसे इंटेस्टाइन हो गया, किडनी हो गया, जो भी है, सबका आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलेंगे? मीजोथेलियम। समझ रहे हो ना? इस तरीके से डिवाइड। पेरिटोनियम सुने हो? पेरिटोनियम सुने हो ना? तो मीजोथेलियम को दो पार्ट में और डिवाइड किया था, हम लिख ही देते हैं। एक तो इसको बोला जाता है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स के लिए लिखा जाता है। और दूसरा होता है थोरैकिक ऑर्गन्स के लिए। तो थोरैकिक ऑर्गन्स के लिए दो चीज, पेरिकार्डियम और प्ल्यूरा। समझ गए? दो ही ऑर्गन है थोरैक्स में। और एब्डोमेन में जितने ऑर्गन है सबका आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलेंगे? पेरिटोनियम। और इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? मीजोथेलियम। क्यों? क्योंकि विसरल ऑर्गन्स का आउटर मोस्ट लेयर। क्लियर है? ये समय सब कंफ्यूज होता है, इसलिए बता रहे हैं। आप समझे कि नहीं? ठीक है। तो इपिथेलियल टिश्यू का हर एक जर्मिनल लेयर से ओरिजिन हो सकता है। इंडोडर्म से हुआ तो इंडोथेलियम, मीजोडर्म से हुआ तो मीजोथेलियम, एक्टोडर्म से हुआ तो इपिथेलियम। एग्जांपल समझ में आया? आया? पीछे वालों, पीछे वालों बोल नहीं रहे हो? खाना खाए हो? नो, हम भी नहीं खाए। देखो कितना बोल रहे हैं। ठीक है। थोरैकिक का फिर दो पार्ट लिख सकते हैं ना? क्या क्या लिख सकते हैं? बात समझे कि नहीं? ये बस ये समझाने के लिए, ठीक है। मेन तो इधर है। लिखिए। मीजोडर्म और गट किस लेयर से लाइन होता है? तो आपका जो गट है उसके बाहर कौन सा लेयर है? एलिमेंट्री कैनाल। तो उसका ओरिजिन क्या होगा? इंडोडर्म। आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है, फोर गट, मिड गट, हाइंड गट, है ना, तीन पार्ट में। तो फोर गट और हाइंड गट, शुरू वाला और लास्ट वाला, आपके विसरा में तो नहीं है। शुरू वाला फूड पाइप विसरा में है। विसरा तो बॉडी कैविटी को बोलते हैं। तो विसरा में जितना पार्ट है उसका ओरिजिन इंडोडर्मल।
ऊपर और नीचे वाले का एक्टोडर्मल होता है, ठीक है। अभी कॉकरोच पढ़ाएंगे उसमें भी सेम बात है। फिर से सुनो, मैंने बोला गट है बीच वाला, ये लाइन किससे, एंडोडर्म से। तो जितना पार्ट गट का आपके वीसरा में है, मिड गट बीच वाला ही है ना, नीचे वाला ऊपर वाला तो नहीं है वीसरा में। तो मिड गट का ओरिजिन एंडोडर्मल, ठीक, और जो ऊपर में और नीचे में है उसका एक्टोडर्मल। दोनों कहीं ना कहीं किसी बाहरी साइड पे ही है ना, दोनों का ओपनिंग है ना। तो आप याद रखो इस तरीके से, दोनों का ओरिजिन एक्टोडर्मल। कॉकरोच में ये जानना है, ये याद रखना है, क्योंकि वहां पे मिड गट में एक लेयर बनता है फूड के अराउंड। तो आपको ये बात याद रखना है, आपका और कॉकरोच दोनों का फोर गट और हाइंड गट एक्टोडर्मल, और बाकी बीच में तो इंडोडर्मल ही होगा ना जी, है ना, क्योंकि गट को लाइन कौन करता है, एंडोडर्म। बॉडी कैविटी जिसको सीलोम बोलते हैं उसको लाइन कौन कर रहा है, मेसोडर्म। और जो सबसे बाहर वाला लेयर है उसको लाइन कौन कर रहा है, एक्टोडर्म कर रहा है ना, समझे, लिख लिए। अब आते हैं, यही तो पढ़ना है, इपिथेलियल टिश्यू। इस फोटो को देखो, ये आपका सेल्स है, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। अच्छा ये देखो, इतने ये पास पास रखे हुए हैं, जैसे इस रूम में तुम लोग भी हो, बेंच भी है, तो बहुत वेट होगा ना इस फ्लोर का, तो अच्छा सा इसमें नीचे में होना चाहिए ना जी, स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। तो इतने क्लोज रखे हुए हैं, तो कुछ तो होना चाहिए जो स्ट्रेंथ दे, पीछे नीचे से सपोर्ट दे। क्या बोलते हैं उसको, बेसमेंट मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन सेल नहीं है उसमें, समझ रहे हो ना, मेम्ब्रेन है ये। हम लोग इसको भी पढ़ने वाले हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो इपिथेलियल टिश्यू मतलब ऊपर का लेयर बनाने वाला टिश्यू, ऊपर का लेयर बना रहा है ना, ऊपर का लेयर बना रहा है। इसमें ये सेल्स है, ये एक सेल है आपका, ये ठीक है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये क्या है इसका, ये क्या है, पर्पल वाला न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्पेस लेता है किसी भी सेल में, सेंट्रल होता है खासकर एनिमल सेल में, ठीक। इस सेल और इस सेल के बीच में जो जगह है क्या बोलेंगे, इंटरसेलुलर स्पेस। कितना है, ज्यादा दिख रहा है कि कम दिख रहा है, बहुत कम। इपिथेलियल टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है, अभी डिस्कस भी करेंगे, ठीक। उसके अलावा ये लिखा हुआ है टिश्यू ऑन विच इपिथेलियम रेस्ट। इपिथेलियम रेस्ट किस पे कर रहा है, यस, नॉट बेसमेंट, बेसमेंट मेम्ब्रेन वाज अ मेम्ब्रेन, यहां पे लिखा हुआ है टिश्यू ऑन विच इट रेस्ट। टिश्यू तो नहीं है ना मेम्ब्रेन, टिश्यू बनने के लिए सेल चाहिए ना, अब मेम्ब्रेन में सेल था क्या। तो इपिथेलियल टिश्यू के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे जो टिश्यू है जिसके ऊपर ये दोनों है, बेसमेंट भी और इपिथेलियम भी, क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। तो यहां पे लिखा हुआ है टिश्यू ऑन विच इपिथेलियम रेस्ट, तो क्या लिखेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन, कनेक्टिव टिश्यू लिखेंगे ना, समझे कि नहीं, कनेक्ट कर रहा है ना जी, ठीक। जैसे स्किन है, इपिथेलियल टिश्यू है, इसके जस्ट नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, उसके जस्ट नीचे मसल है, मसल के नीचे बोन है, अरे है। तो इपिथेलियल टिश्यू को मसल से कनेक्ट कौन कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू, समझे। तो चलिए, इपिथेलियल टिश्यू का पहले बताओ डिवीजन रेट क्या होगा। तुम्हारे स्किन में हम कट लगा दिए तो तुरंत हो जाएगा ना, घाव बढ़ जाएगा ना, तो डिवीजन रेट क्या होगा, फास्ट ना, वेरी फास्ट। तो इसका मतलब रीजनरेशन रेट भी हाई। रीजनरेशन समझते हो, फिर से जनरेट करना, पैदा हुए स्किन के साथ जनरेट हो चुका था, कट लगा तो फिर से जनरेट हुआ ना, तो रीजनरेट। प्रेजेंस ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, यस, ये सिर्फ और सिर्फ किसके पास होता है, इपिथेलियल टिश्यू के पास, कनेक्टिव टिश्यू के पास नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ सेल जंक्शन, जहां पे दो सेल मिलेगा वहां जंक्शन बनेगा। देखो कितना ज्यादा जंक्शन है, यहाँ पे स्पेस बहुत कम है तो जंक्शन ज्यादा, क्योंकि मिलना ज्यादा,
तो प्रेजेंस ऑफ सेल जंक्शन क्या होगा, है सेल जंक्शन हर टिश्यू में पाया जाता है, इपिथेलियल में, कनेक्टिव में, मस्कुलर में, न्यूरल में। सबसे ज्यादा नंबर इपिथेलियल में होता है क्योंकि सबसे ज्यादा टाइटली पैक इपिथेलियल टिश्यू होता है, समझे। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा, या तो नहीं होगा या तो बहुत कम होगा, ठीक। नरिशमेंट, आपके बॉडी को नरिशमेंट कहां से मिलता है, जो भी आप खाना खाते हो वो आपका एब्जॉर्ब ब्लड में होता है ना, तो न्यूट्रिएंट तो ब्लड में चला गया। अब किसी भी सेल को न्यूट्रिएंट चाहिए तो ब्लड वेसल उसके आसपास होना चाहिए, इसके सेल के बीच में तो जगह ही नहीं है, तो इसके सेल के बीच में जगह ही नहीं है तो ब्लड वेसल यहां पे जा पाएगा कि हाँ लो हम आ गए, लो ब्लड से न्यूट्रिएंट लो, नहीं जा पाएगा। तो इसको नरिशमेंट कैसे मिलेगा, इस इपिथेलियल टिश्यू के सेल्स को नरिशमेंट यहां पे, ये देखो ये रेड से दिख रहा है, ये मान लो कि ये ब्लड वेसल है, समझे। ब्लड वेसल कहां जाता है, जहां पे जगह हो वहीं ना जा पाएगा, कि यहां पे एक सेल है यहां पे एक सेल है, देखो कितना जगह है दोनों सेल के बीच, तो बीच में ब्लड वेसल चला गया। तो जहां पे भी इंटरसेलुलर स्पेस होगा वहीं पे जा पाएगा ना ब्लड वेसल। तो इंटरसेलुलर स्पेस कहां है, कनेक्टिव टिश्यू में, इसीलिए इपिथेलियल टिश्यू को नरिशमेंट मिलता है उस ब्लड वेसल से जो कनेक्टिव टिश्यू में है। बात समझे, यहां से न्यूट्रिएंट निकला, बेसमेंट मेम्ब्रेन को आराम से क्रॉस कर लिया क्योंकि वो मेम्ब्रेन है, कोई सेल तो नहीं है कि वहां पे दिक्कत होगा क्रॉस करने में। फिर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सीधे सेल के पास चला गया न्यूट्रिएंट, ठीक। तो अगर कोई पूछे कि नरिशमेंट कहां से मिलता है तो लिखोगे क्या, फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, जो नीचे में है इपिथेलियल के, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सेल इवेजिनेशंस एब्सेंट, वाह 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 वाह, ये फोटो एनसीईआरटी का है, देखा है, देखा है ये फोटो, यहां पे ऊपर में कुछ निकला हुआ दिख रहा है सेल के ऊपर, तो इपिथेलियल टिश्यू में है ना ऊपर इवेजिनेशन, तो एब्सेंट की प्रेजेंट, तो एब्सेंट कौन बोला, तो सेल इवेजिनेशन क्या होगा, प्रेजेंट होगा ना, इसलिए तो पढ़ा रहे हैं, नहीं तो लिखते भी नहीं, समझे। ये बात तो समझ गए। तो अब जनरल फीचर समझ गए, क्या लिखेंगे जनरल फीचर्स में, एक बात मेरा ध्यान से सुनो, आंसर दो पहले। इपिथेलियल टिश्यू मतलब ऊपर का लेयर, तो आउटर इन्वायरमेंट को फेस कर सकता है, या बॉडी के अंदर में आउटर लेयर बनाएगा तो बॉडी कैविटी को भी तो फेस कर सकता है। तो व्हाट इज द जनरल फीचर ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, it forms the outermost covering which either faces the outer environment or the internal body cavity. Okay, चलो अब लिखो, outer covering which faces either the outer environment or internal body fluid, yes right। और ये भी इसका फीचर है कि रेस्ट्स ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, लेस इंटरसेलुलर स्पेस, सेल जंक्शंस प्रेजेंट, डिवीजन एट वेरी फास्ट, ये सब फीचर्स आ गए ना। ऐसे पढ़ना है कि सारा पॉइंट कवर हो जाए एनसीईआरटी का, और क्वेश्चन अपने से बनाते रहना है घर में, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, थ्योरी नहीं, क्वेश्चन बनाना सीखना पड़ेगा। बायोलॉजी तो यार अगर तुम एलिमिनेट करना जानते हो ना ऑप्शन को, तो तुम बायोलॉजी आराम से नीट में बना सकते हो, तुम चारों ऑप्शन को देख सकते हो, दो तो ऐसा ही तुमको गलत लगेगा। स्टेटमेंट आया था
लगता है तुम बहुत दुखी हो इसी बात से। कोई बात नहीं, तो स्टेटमेंट के लिए थ्योरी है ना, समझे? प्रीवियस ईयर पेपर है, बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पता है? जिसके पास प्रीवियस ईयर है ना उसके पास सब कुछ है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को खरीद लो, और चैप्टर लास्ट वाला चैप्टर जो फिजिक्स का है, सेमीकंडक्टर है, जो भी है, रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स, अभी बैठ के बनाओ। बोलोगे अभी तो पढ़ाई नहीं हुआ, अरे तो किसका वेट करो, बनाओ अपने से। तुम्हारे पास फोन है, नेट है, वीडियो है, उसमें कुछ डाउट वाउट देखने का, तो वेट नहीं करना है, अपना जिम्मेदारी खुद लेना है, और जो नहीं चल रहा है उसको बनाना है। अब प्रीवियस ईयर सॉल्व करते रहो, कोई नहीं रोकेगा तुमको नीट निकालने से। खाली क्लास में आए, पढ़ लिए, रिवाइज कर लिए, क्वेश्चन बना ही नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं होगा, समझे? चलो, लिख लिए थे ना? नहीं, थोड़ा सा नहीं लिखे थे, थोड़ा सा लिख लो, लिख लो, लिख लो। फोन नहीं उठाएगा तुम्हारा, हो गया? अब पलटने पेज। ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये नहीं है एनसीईआरटी में, बस हम ये इसलिए लिखे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसमें सेल नहीं है। ये पिंक वाला क्या है? पिंक वाला जो है ये सेल है एपिथेलियल टिश्यू का, ये उसका न्यूक्लियस है। चलो हटाओ। ये ब्लू वाला क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये येलो वाला क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, इसमें भी सेल्स होगा, बहुत दूर दूर होता है। तो बीच में कुछ दिख रहा है, क्या है ये? नर्व और ब्लड वेसल भी होगा। कुछ टीचर्स लिखवाते हैं नर्व्स एब्सेंट इन एपिथेलियल टिश्यू, जो कि एक तरह से सही है, क्योंकि टिश्यू के बीच में तो नर्व नहीं जा सकता। आप पढ़ोगे, जब आप ईयर पढ़ोगे ना, ईयर में पढ़े हो, हेयर सेल पढ़े हो, तो नर्व्स इंटर कर जाते हैं सेल के अंदर, तो इस सेल को हेयर सेल बोलते हैं। अब ये भी रिसीव कर सकता है किसी भी स्टिमुलस को, कभी भी नर्व इन दोनों के बीच में नहीं जाते। तो अगर कोई टीचर लिखवा रहे हैं कि नर्व्स आर एब्सेंट इन एपिथेलियल टिश्यू, ही इज राइट। व्हाई? नर्व्स आर नॉट गोइंग इन बिटवीन द सेल्स, ही इज राइट। बट अगर कोई लिखवा रहे हैं कि नर्व्स आर प्रेजेंट, ओनली ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट, तो उनका भी कहना सही है, क्योंकि नर्व्स तो सेल में इंटर करते हैं ना हेयर सेल बनाने के लिए। तो दोनों सिचुएशन सही है, पहले ही बता दे रहे हैं, क्योंकि फिर कंफ्यूजन होगा। तुमको नींद आ रहा है, तुमको नींद आ रहा है ना? इतना बोरिंग पढ़ा रहे कि नींद आ रहा है, बताओ। हमको लगा हम ही ज्यादा जोश में, तुम लोग तो सो रहे हो। ठीक है, तो ये आपका लैमिना मतलब बताओ, लैमिना मतलब? तो सेल के जस्ट नीचे बेस पे लेयर, तो बेसल लैमिना, और उसके नीचे वाले का नाम रेटिकुलर। क्यों? रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं। क्या होता है रेटिकुलर फाइबर? ठीक है, सही बोल रहे हो। कोलेजन फाइबर का नाम सुने हो ना? कोलेजन फाइबर को व्हाइट फाइबर भी बोलते हैं, व्हाइट कोलेजनस फाइबर। तो व्हाइट कोलेजनस फाइबर्स, देखो ये आपका क्या है? कोलेजन फाइबर। ये हमेशा बंडल्स में पाया जाता है, सुने हो कि नहीं? अभी सुन लो, कनेक्टिव में लिखवाएंगे भी। और अगर यही कोलेजन फाइबर बंडल में ना हो और हाईली ब्रांच्ड हो जाए, यहां पे बंडल में है और क्या है? अनब्रांच्ड है। बंडल में होने से ठीक है, ठीक है ना? तो जहां भी कोलेजन फाइबर पाया जाता है वहां पे प्रोटेक्शन का रोल होता है उसका। आपका हड्डी में कोलेजन फाइबर भर भर के, पता है कि नहीं? क्योंकि ये बंडल में है तो टफनेस देगा, बंडल में नहीं है और ब्रांचिंग हो गया है तो क्या बोलते हैं इसको? रेटिकुलर फाइबर्स। व्हाट आर रेटिकुलर फाइबर्स? ब्रांच्ड, अनबंडल्ड, थिन कोलेजन फाइबर्स। समझे? तुम रेटिकुलर फाइबर समझे? तुम ही को बोल रहे हैं, समझ गए ना? ये भी व्हाइट और ये भी, दोनों व्हाइट है। इलास्टिन फाइबर येलो होता है ना? तो ये भी व्हाइट है और ये भी व्हाइट। तो इसका नाम रेटिकुलर लैमिना क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है?
रेटिकुलर फाइबर्स। क्या सेल है कहीं भी? बेसल लमीना में सेल था? बेसल लमीना में क्या होता है? बेसल लमीना में आपका होता है ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड, जितने भी म्यूसिलेजिनस लेयर्स होते हैं ना, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस होते हैं, वो इसमें पाए जाते हैं। कौन बनाता है ये ग्लाइकोप्रोटीन? कनेक्टिव टिश्यू की एपिथेलियल टिश्यू? किसके नजदीक है ये बेसल लमीना? तो कौन बनाएगा? और ये रेटिकुलर लमीना वाला फाइबर्स जो है वो कौन बनाएगा? समझ रहे हो ना? कनेक्टिव जो फाइबर होते हैं, फाइबर दे दिया थोड़ा सा इसको, समझ गए? भूल भी जाओ कोई दिक्कत नहीं, बस याद रखना कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इज अ नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर। सेल है क्या? हाईली परमिएबल है, चलो ठीक है। नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर, तुम्हारा भी बात लिख देते हैं, हाईली परमिएबल है। तभी तो न्यूट्रिएंट्स कनेक्टिव टिश्यू से एपिथेलियल के पास जाता है। और कोई पूछे कि क्या क्या होता है तो बोल देना रेटिकुलर लमीना होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, समझ गए? और ये येलो वाला क्या था? नर्व्स, समझे? टेक्निकली या सबसे सही स्टेटमेंट ये है कि नर्व्स आर एब्सेंट इन एपिथेलियल टिश्यू। दे आर एब्सेंट ना, ओनली इन योर सेंसरी ऑर्गन्स लाइक ईयर, ओनली इन ईयर दे आर प्रेजेंट इनसाइड, इननर्वेटिंग इनसाइड द सेल। समझे? हो गया? नहीं हुआ है? नहीं। क्लास लेने आओ तो ठंडा लगता है, क्लास लेने लगो तो फिर क्या मैन्युफैक्चर हो गया, या धरना दो तो चेंज हो सकता है। समझे? ठीक है, अब आते हैं इमेजिनेशंस पे। इमेजिनेशन समझ रहे हो ना? इमेजिनेशन मतलब, वाह, पाउच। वेजिनेशन मीन्स पाउच, इमेजिनेशन मीन्स आउटर सेल के बाहर। देखो ये, देखो ये फिंगर लाइक है, तो इसको क्या बोलते हैं? विलाई और माइक्रोविलाई में क्या अंतर है? माइक्रो मतलब छोटा, तो एक सेल के ऊपर अगर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखे तो माइक्रोविलाई एक सेल के ऊपर, और अगर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन खोल के रख दे तो भी दिखेगा हमको इसे कवरिंग, तो एक सेल का तो नहीं है, विजिबल है आई से, तो एक सेल का तो नहीं हो सकता, तो उसको विलाई बोलते हैं। बात समझे? तो माइक्रोविलाई, फिंगर लाइक इमेजिनेशन फाउंड इन वन सेल, और ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का दिखा रहा है, इंटेस्टाइनल विलाई का वस्कुलेचर, वस्कुलर, वस्कुलर मतलब ब्लड वेसल दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये दिखा रहा है। आपको ध्यान किस पे देना है कि यहाँ का एक सेल आपने उठाया और इस सेल को देखा, सेल के ऊपर भी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, और इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट खुद एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। समझे? इस खुद फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के सेल को उठाएंगे तो भी उसमें हमको छोटा छोटा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख जाएगा। दिस इज विलाई, दिस इज माइक्रोविलाई। क्लियर? तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा तो क्या बोलेंगे? माइक्रो। फिंगर लाइक होगा तो क्या बोलेंगे? माइक्रोविलाई। और अगर हेयर लाइक होगा तो सीलिया। बात समझ रहे? हेयर लाइक तो और पतला, ये सीलिया है, हेयर लाइक है ना, दिख रहा है, ठीक है। ये देखो, ये तुमको एक सेल दिखा, ये जो सेल है इस सेल के ऊपर इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या है? सीलिया। फिर सीलिया भी दो तरह का होता है, रुका हुआ सीलिया, स्टीरियो सीलिया, रुका हुआ, स्टीरियो, स्टीरियो समझ रहे हो ना, स्टैटिक। और इसको क्या बोलते हैं? मूविंग सीलिया, ये मूव कर रहा है, देखो इस तरीके से है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? काइनो सीलिया। रुका हुआ तो क्या बोलेंगे? स्टीरियो सीलिया। बात समझे? इजी है ना? तो इमेजिनेशन दो टाइप का हो सकता है, फिंगर लाइक होगा तो माइक्रोविलाई,
हेयर लाइक होगा तो सीलिया। सीलिया दो टाइप का हो सकता है ना, काइनो सीलिया और दूसरा स्टीरियो सीलिया। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है? चूंकि एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा देख लेते हैं। ये तो सेल मेम्ब्रेन का ही ना आउटग्रोथ है। इसका काम क्या होता है? इंक्रीज द सरफेस एरिया। व्हाट इज सरफेस एरिया? बोलो ये मैथ का बात। मान लो ये तुम्हारा एक सरफेस है, यहां से पानी मैंने गिरा दिया तो तुरंत बह जाएगा ना। लेकिन अगर इस तरह का फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, अब पानी यहां से जा रहा है तो पूरा का पूरा पाथ कवर करना पड़ेगा ना। डिस्प्लेसमेंट तो यहीं से यहीं तक है, डिस्टेंस बढ़ गया तो जितना ज्यादा देर लगेगा इस पानी को यहां से जाने में उतना ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा ना अंदर, अगर एब्जॉर्ब हो सकता है तो इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। इसलिए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, वहीं पे ना फूड एब्जॉर्ब होता है। ये तो फंक्शन हो गया। स्ट्रक्चर क्या है? ये किस चीज से बना है? फोल्डिंग किसका है? ये सेल मेम्ब्रेन का ही है। अंदर से कोई स्ट्रक्चर तो नहीं आया है। अगर अंदर से कोई स्ट्रक्चर नहीं आया तो ऐसे टिका हुआ कैसे? कुछ ना कुछ अंदर सपोर्ट कर रहा होगा। साइटोस्केलेटन का नाम सुने हो? सेल का स्केलेटन जो उसको एक शेप देता है। तो इस तरह का स्केलेटन इसके अंदर होता है, समझे? सपोर्टेड बाय साइटोस्केलेटन्स। तो साइटोस्केलेटन भी बहुत टाइप का होता है, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल सुने होगा ना, माइक्रोफिलामेंट होता है। इसके बारे में मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल दिया है, ठीक है? ज्यादा डीप नहीं जाएंगे लेकिन समझ में तो आना चाहिए ना। एक्टिन मायोसिन सुने हो बचपन में? हाँ बचपन में ही। तो मायोसिन थिक थे ना, एक्टिन वाले थिन थे, कुछ याद है? हाँ, तो एक्टिन प्रोटीन से फाइबर बन रहा है ना, फिलामेंट बन रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? तीन तरह के फिलामेंट्स हैं, थिक, थिन और ट्यूब्यूलर फिलामेंट्स। तो ये वाला माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, ठीक है? और ये वाला क्या हो गया? माइक्रो फिलामेंट। यहाँ पे सेंट्रियोल क्यों लिखा हुआ है ये आगे समझा देंगे। एक्टिन प्रोटीन पतला होता है, मायोसिन प्रोटीन थिक होता है। तो एक्टिन प्रोटीन अगर थिन है तो इससे बनने वाला लंबा स्ट्रक्चर फिलामेंट या फाइबर को माइक्रोफिलामेंट बोलेंगे ना, ठीक है? यहाँ पे ये जो बना रहा है दो तरीके का प्रोटीन है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन बनाते हैं। हाँ कोई डाउट है? हाँ। समझ में नहीं आया? ठीक है, यहाँ पे हम एक चीज आपको लिख देते हैं। साइटोस्केलेटन, इसका मतलब तो समझ रहे हो ना? सेल के स्केलेटन, जैसे तुम्हारे बॉडी में है ना स्केलेटन, सेल में होंगे। तीन टाइप के होते हैं, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रो ट्यूब्यूल और ठीक, ये सबसे थिनेस्ट होते हैं, तभी तो नाम है सबसे छोटा फिलामेंट, ठीक? ये जो होते हैं सबसे थिकेस्ट होते हैं। और इनका नाम इंटरमीडिएट क्यों है? क्योंकि ये कहीं बीच में थिकनेस है इनका। आपको इन दोनों पे ध्यान देना है, वो वाला प्लांट में देखना है, समझे? ये किससे बने हुए होते हैं? अभी बताया मैंने, प्रोटीन से। कौन से प्रोटीन से? एक्टिन प्रोटीन से बने हुए। और ये बहुत थिनेस्ट प्रोटीन है ना, तो छोटा सा फिलामेंट माइक्रोफिलामेंट बनाएगा। माइक्रोट्यूब्यूल किस प्रोटीन से बने होते हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। बात समझे?
बस इतना याद रखना है। साइटोस्केलेटन 3 टाइप के, माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन से नाम जुड़ा हुआ है, याद रह जाएगा मेरे ख्याल से। और बस यहाँ पे याद रखना माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन से, ठीक। तो ये जो फोटो यहाँ पे है, यहाँ पे ट्यूबुलिन लिखा हुआ है, 2 तरह का ट्यूबुलिन प्रोटीन है, दिख रहा है पीछे, बीटा और अल्फा। छोड़ दो, बॉटनी में, मेनली बॉटनी में ही पढ़ना है, लेकिन साइटोस्केलेटन जो है, ये वाले जो है ना, जो मैंने यहाँ पे दिखाया, इसके अंदर मैंने अभी साइटोस्केलेटन बता रहा है ना, मैंने बताया है ना, तो इसलिए मुझे यहाँ पे बताना है कि ये किस प्रोटीन से बना हुआ, बात समझे। तो यहाँ पे अंदर में कौन सा साइटोस्केलेटन है, सपोर्टेड बाय अ साइटोस्केलेटन, कौन सा, दैट इज माइक्रोफिलामेंट। किससे बना हुआ है, एक्टिन प्रोटीन से। अब सीधे लिख देने से अच्छा है कि थोड़ा समझा दिया जाए, है कि नहीं। ये बॉटनी का ही है, सही कह रहे हो, ठीक है। ये समझ गए कि नहीं। इस स्लाइड को देखो, 1 मिनट रुक जाओ, इस स्लाइड को देखो। ये फिलामेंटस एक्टिन क्या बनाएगा, माइक्रोफिलामेंट, ठीक। ये सपोर्ट करेगा सेल को, साइटोस्केलेटन है, क्या कहां पे करेगा, विलाई में, माइक्रोविलाई में, ठीक। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ है, देखो ये ऑरेंज वाला कौन सा ट्यूबुलिन है, 1, ऑरेंज वाला जो है वह अल्फा ट्यूबुलिन है, और ये ग्रीन वाला बीटा ट्यूबुलिन है। नहीं याद रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 लिखा हुआ है ना, तो 1 किसको लिखा है, ग्रीन वाले को, और 1 क्या है, 2 वाला किसको लिखा हुआ है, ये क्या नाम है, ऑरेंज, तो ये क्या है, अल्फा ट्यूबुलिन। ये क्या है, ट्यूबुलिन प्रोटीन है, किसके मिलने से बना है, इन दोनों से, तो क्या बनाएगा ये, माइक्रोट्यूब्यूल। ये ट्यूब्यूल क्या है, साइटोस्केलेटन है। देखो इतना बड़ा सा चीज जो है, ये स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट करेगा ना, स्केलेटन बनाएगा ना सेल का, समझे। यहाँ पे देखो एक चीज गौर से, ये भी बॉटनी का है, सेंट्रियोल पढ़े हो ना बचपन में, तो सेंट्रियोल जो है ये इस लंबे लंबे पाइप के जुड़ने से बनता है ना, कुछ अरेंजमेंट होता है 9+3, जो भी तुम लोग को याद हो, 9+2 2 या 0, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 9+2 एंड 9+0। ये लंबा लंबा जो पाइप है, यहाँ पे देखो, ये जो पाइप है ना, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके 9 अरेंजमेंट बनाएगा ना, तो 9, और बीच में कुछ नहीं हुआ तो 0, बीच में बेसल बॉडी नहीं हुआ तो 0, बीच में 2 बेसल बॉडी हुआ तो क्या बोलेंगे, 9+, बात समझे। तो इस पूरे अरेंजमेंट को सेंट्रियोल बोलते हैं। तो सेंट्रियोल में जो पाइप्स होते हैं ना, वो कौन से पाइप होते हैं, समझे। ये बॉटनी है, लेकिन यहां पे क्यों जानना है, क्योंकि सीलिया जो है मूव करता है ना, करता है एक रिदम में मूव करता है, ये नहीं कि ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, एक रिदम में, जैसे हार्ट बीट करता है ना रिदम में, वैसे बीटिंग ऑफ सीलिया सुने हो, एक रिदम में मूव करता है, इधर गया तो इधर गया, इधर गया, एक डायरेक्शन में मूव करवाता है, ठीक। तो सीलिया के पास माइक्रोट्यूब्यूल होता है, बात समझे, माइक्रोट्यूब्यूल होता है बेसल बॉडी के साथ, क्योंकि उसको मूव करना है, कुछ काम करना है, तो खाली फिलामेंट तो नहीं होगा ना अंदर से सपोर्ट देने के लिए, कुछ तो असली ऑर्गेनेल होना चाहिए जो मूव करवा सके, बात समझे। काइनोसीलिया जो है वो सपोर्टेड बाय व्हाट, जल्दी बोलो, अभी कुछ बच्चों को नहीं आया समझ में, लगता है नहीं आया, उसको मूव करना है, इसको मूव नहीं करना है, तो इसको बस सपोर्ट चाहिए, तो इसके पास माइक्रो फिलामेंट था, इस बेचारे को मूव करना है, तो इसके पास सेल ऑर्गेनेल होना चाहिए ना बेस पे। अगर मैं ये सीलिया का स्ट्रक्चर बनाऊं तो सीलिया में माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट होना चाहिए, नीचे में बेसल बॉडी सेंट्रियोल होना चाहिए, तभी तो ये बेचारा मूव कर पाएगा। इसको खाली ऐसे रुके तो नहीं रहना है, मूव करना है, तो सीलिया के पास
माइक्रोट्यूब्यूल चाहिए, क्योंकि सेंट्रियोल भी किससे बनता है? माइक्रोट्यूब्यूल से। सेल ऑर्गेनेल है ना सेंट्रियोल, तो सेल ऑर्गेनेल चाहिए बेस पे, तभी ये मूव कर पाएगा। सेल ऑर्गेनेल अगर यहां पे हुआ तो ये क्या करेगा? मूव करेगा। ये नहीं हुआ तो मूव नहीं करेगा। बात समझे? यही यहां पे समझा रहे हैं कि काइनोसीलिया में माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं सपोर्ट के लिए, बेसल बॉडी भी होता है, यानी सेंट्रियोल होता है विथ बेसल बॉडी। ये जो स्टीरोसीलिया है ना, तो मूव नहीं करना है ना, होगा माइक्रोट्यूब्यूल विदाउट बेसल बॉडी। क्या समझ पाए? फिर से बता देंगे, विद बेसल बॉडी। और ये क्या होगा? सपोर्टेड बाय माइक्रोट्यूब्यूल विदाउट। व्हाट इज बेसल बॉडी? अगर 9+2 हुआ तो बीच में भी 2 हुआ ना माइक्रोट्यूब्यूल, उसको बीच वाले को बेसल बॉडी बोलेंगे। बेस पे है ना, अगर 9+2 हुआ तो बेस पे बॉडी हुआ बेसल बॉडी, और 9+0 हुआ तो बेस पे कुछ नहीं हुआ ना। तो अगर बीच में कुछ नहीं है तो मूव नहीं कर पाएगा, तो क्या बनाएगा? स्टीरियोसीलिया। और अगर बीच में भी 2 माइक्रोट्यूब्यूल है 9+2 तो मूव कर पाएगा ना, क्या बनाएगा? काइनोसीलिया। सीलिया हेयर लाइक है, माइक्रोट्यूब्यूल होगा ही होगा, मूव करेगा तो 9+2, मूव नहीं करेगा तो 9+0। और जो आपका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है माइक्रोविलाई, उसको माइक्रोट्यूब्यूल नहीं चाहिए, उसको बस सपोर्ट के लिए माइक्रोफिलामेंट चाहिए। समझ में आया? कोई है जिसको नहीं आया? बोलो। तुम आया? हाँ तुम आ गया ना? क्या नाम है तुम्हारा? संचित। ओके संचित। और गर्ल्स आया समझ में? नहीं आया तो बोलो, ठीक है? ये बात समझे? तो इमेजिनेशन पढ़ना है ना, यहाँ पे सीलिया भी पढ़ना है और जूलॉजी में स्टीरोसीलिया भी पढ़ना है। कहाँ? ईयर में? इंटरनल ईयर। वेरी गुड। इंटरनल ईयर में और कहीं? यस, इपिडिडाइमिस में, वास्ट डिफरेंस में भी। ये मूव नहीं कर रहा तो क्या करेगा? उसका फंक्शन क्या होगा? मूव नहीं कर रहा, रुका हुआ है, तो क्या काम कर पाएगा? जो ये कर रहा है वही कर पाएगा, एब्जॉर्प्शन। बात समझे? और ये मूव कर रहा तो क्या करेगा? मूवमेंट। क्लियर है ना? और इसका तो क्लियर है, क्या करता है? मूवमेंट। आपने डस्ट ले लिया, मुंह से सांस लेने के लिए मना किया जाता है, नाक से लेने के लिए बोला जाता है, क्यों? क्योंकि नोज में हेयर है ना, तो ट्रैप कर लेगा डस्ट को। नाक में म्यूकस है, वो भी ट्रैप कर लेगा। माउथ में तो कुछ नहीं है वैसा, नहीं है ना, तो माउथ से सांस लोगे तो डस्ट ज्यादा जाएगा, तो कफिंग होगी, बॉडी उसको खुद से बाहर निकालेगा। तो आपके रिस्पिरेटरी पैसेज में सीलिया है ना, जो अपवर्ड मूवमेंट करते हैं, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है सबको बाहर करते हैं, एक फैशन में मूव करते हैं, सारे के सारे ऊपर। ये नहीं कि एक ऊपर एक नीचे, कि डस्ट ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। एक रिदम में मूव करते हैं। तो मूव एक रिदम में करने के लिए उनके पास सेंट्रियल होना चाहिए ना, 9+2 अरेंजमेंट होना चाहिए ना। और जिसको मूव नहीं करना उसको नहीं चाहिए बीच में सेंट्रियोल। बात समझे? और इस बेचारे को तो मूव नहीं करना है, बस सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से टिका रहे, इसलिए इसको अंदर में एक साइटोस्केलेटन चाहिए। लिख लिया? नहीं? अगर नहीं भी लिख पा रहे हो तो मिल जाएगा तुमको, वो नहीं मिलेगा, हम दिलवाएंगे, चिंता मत करो। आज नहीं, 72 आवर्स तक में आ जाता है। उसका आ गया है? ठीक है, तो बात करते हैं, रुको। वही लोग का पढ़ोगे तो फिर हम जो पढ़ा रहे उसको कौन पढ़ेगा? गजब बेइज्जती है।
लिख लिया? फैलोपियन ट्यूब में एक का मूवमेंट कराना पड़ता है ना, तो क्या होगा? काइनोसिलिया होगा। मूवमेंट चाहिए ना। अच्छा सवाल था, ठीक है। अच्छा ये फोटो समझ गए ना, वो स्टीरियो, ये काइनोसिलिया। बस दिखाया हुआ अंदर क्या है, साइटोस्केलेटन यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ, वो लिख दिया मैंने, ठीक है। ये भी हो गया, चलो ये हो गया, ये लिख लिया था, लिख लो, ये तो इंपॉर्टेंट है। बस प्रोटीन का नाम ही तो है। और बॉटनी वाले सर से पूछना, इंटरमीडिएट फिलामेंट कौन पढ़ाते हैं बॉटनी? महेंद्रा, उनका नाम महेंद्र नहीं है। हाँ धर्मेंद्र सर। तुम्हारा कितना मार्क्स? तुम्हारा इकोनॉमिक्स वीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इकोनॉमिक्स वीक है तब भी। इकोनॉमिक्स से क्या मतलब? कॉमर्स मत ले लेना तुम, कंपटीशन बढ़ाओ पढ़ पढ़ के, है कि नहीं? पहले 500 में सिलेक्शन हो जाता था, और अब तो 600 पे भी लगता है कि पता नहीं क्या होगा। क्लास में जो पढ़ा है क्लास में ही समझ लो, और घर में जाके रिवीजन एक ही बार करना है, 50 बार नहीं। रिवीजन करने के बाद क्वेश्चन बनाओ, जितना क्वेश्चन बनाओगे उतना करीब आओगे सीट के। हाँ खाली डिवीजन से नहीं होगा, तुम थोड़ा सा सबको अपना दो, थोड़ा सा मोटिवेट करो इस क्लास को। लिख लिया? बात सही है। एपिथेलियल टिश्यू का टाइप, सिंपल मतलब, सिंपल मतलब साधारण आदमी, तो जिसमें एक ही लेयर होगा वो सिंपल। कंपाउंड मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स, तो एक से ज्यादा लेयर होगा। कंपाउंड को एक और नाम देते हैं क्या? स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड क्यों? स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है लेयरिंग, तो अगर लेयरिंग हो गई तो स्ट्रेटिफाइड, ठीक। स्यूडो मतलब फॉल्स, झूठा, तो झूठा स्ट्रेटिफिकेशन हो गया, मतलब असली लेयरिंग नहीं हुआ है। कैसा दिखेगा? देखो जैसे एक ही लेयर बनाए हैं, एक ही लेयर बनाए हैं, इसमें एक सेल बड़ा, एक सेल छोटा, एक सेल बड़ा, एक सेल छोटा, एक सेल बड़ा, एक सेल छोटा, अगर ऐसा अरेंजमेंट हो तो लेयर तो एक ही है, पर देखने में लग रहा है ना कि ये सेल इसके ऊपर है, लेयरिंग है, देखने में लग रहा है लेयरिंग है, पर है नहीं, एक ही लेयर में है, तो क्या बोलेंगे? झूठा स्ट्रेटिफिकेशन, झूठा लेयरिंग, स्यूडो लेयरिंग, फॉल्स लेयरिंग। और ये एक स्पेशलाइज्ड इपिथेलियम, कि इपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल नहीं जाता है, अगर चला गया तो वास्कुलर इपिथेलियम। इपिथेलियल टिश्यू में नर्व्स नहीं जाते हैं, इंटरनल एरिया में चले जाते हैं, तो न्यूरोसेंसरी इपिथेलियम, तो वो स्पेशलाइज्ड इपिथेलियम है, उसको भी डिस्कस करेंगे थोड़ा, समझे? ये तीनों समझ गए? अच्छा ये देखो यहाँ पे धुंधला दिख रहा है, लेकिन देखो, हाँ क्या, इससे पीछे वाले पे, जिस पे हम सीलिया पढ़ाए हैं उस पे, ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, हाँ, लेकिन यहाँ पे सेल एक छोटा एक बड़ा नहीं है, यहाँ पे न्यूक्लियस अलग अलग लेवल पे है। बस तुम्हारा कहना सही है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का अगर फीचर्स लिखेंगे तो वहाँ पे हम लिख देते हैं कि न्यूक्लियस एट डिफरेंट लेवल, तो तुम कह रहे हो यहाँ से हम एक लाइन खींच दें इस न्यूक्लियस को जोड़ने के लिए, और दूसरा लाइन खींच दें ऊपर वाले न्यूक्लियस को जोड़ने के लिए, यही कह रहे हो ना? यही कह रहे हो ना? ये क्या कह रहा है हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पे मैंने एक स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का, ये देखो दिख रहा है, ये एक सेल है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है, ये छोटा सा नीचे में सेल है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है,
ये जो सेल है इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है, इसका यहाँ पे, अलग अलग लेवल पे न्यूक्लियस है, स्ट्रेट लाइन पे तो नहीं है। तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड जो है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि न्यूक्लियस अलग अलग लेवल पे होता है। लेकिन दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि एक सेल बेसल होगा, एक सेल लॉन्ग होगा, बेसल लॉन्ग, दो तरह के सेल्स होंगे। जबकि ये वाला जो फोटो है, ये वाला जो तुम बोल रहे हो सीलिया वाला, यहाँ पे कोई भी सेल जो है वो छोटा बेसल सेल तो नहीं दिख रहा है, सारे के सारे लॉन्ग। हाँ, कनेक्ट कर रहे हैं तो न्यूक्लियस अलग अलग लेवल पे आ रहा है, पर बेसल और लॉन्ग सेल अलग अलग नहीं है। तो जब तक बेसल सेल नहीं होगा, उसके ऊपर नया सेल नहीं आएगा, तब तक हमको झूठा लेयरिंग देखने में तो नहीं लगेगा ना। जब तक हमको छोटा सा सेल नीचे दबेगा नहीं, तब तक झूठा लेयरिंग तो देखने को नहीं मिलेगा ना। बात समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा सवाल था, ठीक है। तो बेसल सेल और लॉन्ग सेल होना जरूरी है, तभी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखे? एक लेयर में होते हैं, क्या लिखे? सिंगल लेयर, ये तो बच्चा वाला बात है। और ये क्या है? मल्टी लेयर्ड है, सिंगल लेयर अपीयर होगा दो तरह के सेल्स होंगे, एक बेसल और एक लॉन्ग, लंबे वाले लॉन्ग सेल्स, ठीक। न्यूक्लियस अलग अलग लेवल पे होगा। ठीक, स्पेशलाइज को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, एक स्लाइड है उसके लिए। बात समझे? और ये फोटो जो है ये किसका है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का है। ये देखो यहाँ पे न्यूक्लियस जो है ये एक लेवल पे है, ये दूसरे लेवल पे है, यहाँ पे छोटे छोटे सेल्स हैं नीचे में, और ये आपके बड़े वाले सेल्स। बात समझे? ये रेड वाला क्या है? ये जो है क्या है? ये बताओ। ये माइक्रोट्यूब्यूल है। ये माइक्रोट्यूब्यूल गोल कैसे हो गया? ये तो ट्यूब टाइप होगा ना। क्या है ये? ये रेड वाला क्या है? सेल तो ये ना है, अगर गॉबलेट सेल हो बोल रहे हो तो ये इसको बोलोगे ना, पूरे सेल को। ये क्या है? अंदर में जो सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये वही है ना गॉबलेट सेल, इसको बोलोगे एक सेल को। अंदर में इतना सारा तो ग्रैन्यूल्स दिख रहा है, ये सिक्रीशन के लिए है, सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स, म्यूकस। अगर आप ये नहीं पहचान पा रहे हो तो ये फोटो को आज तक देख के क्या सोचते थे? ये जो एनसीईआरटी वाला फोटो है, यहाँ पे कहाँ गया? ये जो फोटो है ये एनसीईआरटी में देखे हो? तो यूनिसेलुलर ग्लैंड, मल्टी सेलुलर ग्लैंड देखे हो? तो ये जो एक सेल ये है ना, ये वाला, इसके अंदर ये जो है ये ना इसका सेक्रेटरी ग्रैन्यूल है जो ये बाहर सिक्रीट करेगा, तभी तो इसको एरो से लिखा हुआ है यूनिसेलुलर ग्लैंड। ये यूनिसेलुलर ग्लैंड नहीं है, इसमें तो बहुत सारा सेल दिख रहा है ना, देखो इसमें बहुत सारा सेल दिख रहा है कि नहीं, है ना। और ये क्या है? यहाँ पे ग्रैन्यूल है, सेक्रेटरी ग्रैन्यूल, ये यूनिसेलुलर ग्लैंड है। और मल्टी सेलुलर ग्लैंड क्या होता है कि बहुत सारे सेल यहाँ पे हैं, इन सब का एक सेक्रेटरी ग्रैन्यूल है। तो बहुत सारे सेल मिलके यहाँ पे ग्रैन्यूल अपने अंदर जमा करके रखे हैं, बाद में उसको सिक्रीट कर देंगे। तो ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड, यहाँ पे एक सेल का खुद का सेक्रेटरी ग्रैन्यूल है, तो यूनिसेलुलर ग्लैंड, समझे कि नहीं? एक सेल का खुद का ग्रैन्यूल यूनिसेलुलर ग्लैंड, बहुत सारे सेल चारों तरफ से देखना एनसीईआरटी में जाके, बहुत सारे सेल्स मिलके एक ग्रैन्यूल बना रहे हैं, तो क्या होगा? मल्टी सेलुलर ग्लैंड, समझे? तो चलिए, ठीक है।
तो ये क्या है? सेक्रेटरी ग्रैन्यूल। और ये क्या है? ये जो ऊपर में है, इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, तो सीलिया नहीं तो माइक्रोविलाई है, दोनों में से कुछ एक है। मेरे से पूछोगे तो हमको ये माइक्रोविलाई लगेगा। क्यों? क्योंकि म्यूकस जहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम में निकलता है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में निकलता है, पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी निकलता है, तो वहीं पे एब्जॉर्प्शन भी तो होता है। तो गॉबलेट सेल पूरे एलिमेंट्री कैनाल में है, स्मॉल वाले इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई भी है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्या है? सीलिया नहीं है, क्या है? माइक्रोविलाई। समझ पा रहे हो? यहाँ पे लिखा भी हुआ है बेसल सेल, ठीक है, लिख लिया ये वाला। तुम रात में सोती नहीं हो? कल रात में कितने बजे सोई थी? क्या हुआ? तुम ठीक से सोया करो, क्लास में मत सो, ठीक है? तुम लोग क्यों हंस रहे हो गया? हाँ, इपिथेलियल टिश्यू का ये टाइप्स पढ़ा ना? ये तो देखने में जो लगे सिंगल लेयर, देखने में लगे, फिजिकल अपीयरेंस पे ये टाइप्स था। ये फंक्शनल चीजों पे टाइप्स है, क्या काम कर रहे हैं, ठीक है? तो ये वाला जो है कि अगर वो सेक्रीशन करने लगे, खाली सिर्फ सेक्रीशन, तो क्या होगा? ग्लैंड बन जाएगा ना। हर ग्लैंड इपिथेलियल टिश्यू से बना है, कनेक्टिव से नहीं बना है, समझ रहे हो? तो इपिथेलियल टिश्यू मॉडिफाइड फॉर सेक्रीशन, ओनली सेक्रीशन, नॉट एब्जॉर्प्शन, ओनली सेक्रीशन। तो क्या होगा? ग्लैंडुलर एपिथेलियम, है ना? इपिथेलियल। और ये मॉडिफिकेशन क्या चीज में? स्ट्रक्चर में कि फंक्शन में? फंक्शन में, है ना? खाना नहीं खाए हो? रुको, अभी इंतजाम करते हैं। इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन, तो क्या बोलेंगे हम लोग उसको? कॉल्ड एज ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ट्रांजिशन मतलब स्ट्रेट, ट्रांजिशन मतलब स्ट्रेट चेंज। जैसे टिकटॉक, टिकटॉक पे होता है ना कपड़ा चेंज, होता है कि नहीं? उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल वीडियो। तो ट्रांजिशन मतलब चेंज हो जाए। तो इपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करता है, तो ये चेंज नहीं हो सकता। मत चेंज मतलब क्या कि तुम इसको, इसका साइज को छोटा बड़ा नहीं कर सकते हो, क्योंकि किसी चीज पे आराम से बैठ गया है, और इतना ज्यादा बगल बगल में इसके सेल्स है, कॉम्पैक्ट है, कि चेंज होना मुश्किल है। तुमको हम एक भीड़ में दबा दे जाके, तो अपने आप को मूव कर पाओगे? नहीं ना, वहां पे तुम क्या हो जाओगे? फंस जाओगे। अगर इसके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन ना हो, बेसमेंट मेम्ब्रेन ना हो, खाली कनेक्टिव टिश्यू हो नीचे में, तो इसको हम खींच सकते हैं, आराम से ये खींचा जाएगा। बात समझ पा रहे हो? ऐसे नहीं खींचा पाएगा, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन, जैसे ये जमीन होने की वजह से कितना भी बेंच ला दो, रख दो इस पे, कोई दिक्कत नहीं है। जब नीचे में कुछ नहीं होगा तो कम सेल रहेगा वहां पे, समझ पा रहे हो ना? नीचे में कुछ सपोर्ट दोगे तो ज्यादा सेल आ जाएगा, सपोर्ट नहीं दोगे तो कम सेल रहेगा। कम सेल रहेगा तो स्पेस है, स्ट्रेच हो सकता है, घूम सकता है सेल इधर से उधर, वापस से अपनी जगह पे भी आ सकता है। व्हाट इज ट्रांजिशनल इपिथेलियम? स्ट्रेचेबल इपिथेलियम, जो स्ट्रेच हो सके। क्यों हो सकता है ये स्ट्रेच? क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं। समझ पा रहे हो? तो लिखो, ट्रांजिशनल इपिथेलियम क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेचेबल इपिथेलियम, ठीक है? क्यों होता है स्ट्रेच? लैक ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। बताइए कहां पे है बॉडी में? हाँ,
यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेटर। रीनल पेल्विस में भी होता है, यस, रीनल पेल्विस में भी। व्हाट इज पेल्विस? व्हाट इज रीनल पेल्विस? ये आपका किडनी है मान लो, तो यहाँ पे फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होगा ना, जहां पे सारे के सारे पिरामिड्स खुलेंगे। अरे बोलो, पिरामिड्स खुलते हैं इस जगह पे, और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है फनल लाइक। जैसे मिट्टी का तेल डाल रहे हो किसी चीज में, तो ऐसा होता है ना फनल लाइक, ताकि मूवमेंट हो उसी तरफ। तो इसका शेप भी ऐसा क्यों होता है? ताकि मूवमेंट हो इधर यूरेटर में। ठीक है, ये क्या है? यूरेटर। ये कहाँ जाता है यूरेटर? कहाँ खुलता है? यूरिनरी ब्लैडर में, इधर से भी आता है। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। और ब्लैडर के नीचे क्या आता है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा। तो यूरिन का वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो स्ट्रेच होना पड़ेगा ना। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जैसे तुमको बाहर नहीं जाने दे, तो स्टोर होने लगेगा ना यहाँ पे यूरिन, तो ये फैलेगा एक लिमिट तक, फिर फटता भी है, लेकिन वैसा सीन नहीं आएगा। तो ये फैलेगा, स्ट्रेच होगा ना। तो स्ट्रेच होने के लिए इसके पास कौन सा एपिथेलियम होना चाहिए? ट्रांजिशनल। कहाँ कहाँ पाया जाता है बताओ? यूरेटर में भी, इसमें भी तो यूरिन पास होता है, इसका भी स्ट्रेचिंग होना जरूरी है। यूरेटर में भी, यूरिनरी ब्लैडर में भी, और यूरेथ्रा में भी, हाँ पेल्विस में भी। यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, इसका एग्जांपल लिखना पड़े, कोई भी ग्लैंड, जैसे गॉबलेट सेल, जैसे पैनक्रियाज, जैसे थायराइड ग्लैंड, कोई भी ग्लैंड तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में आएगा ना। लिखो। ठीक है, क्या है ये? सिंपल एपिथेलियम। और ये फोटो एनसीईआरटी में है कि नहीं? तो देखो, सब एक लेयर में है ना, बोलो। एक लेयर में है, ये एक लेयर में है, ये एक लेयर में है। तो एक लेयर में होने की वजह से क्या बोलेंगे? सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में एक लेयर के होने के वजह से सिंपल बोल रहे हैं। अलग अलग शेप है, इसमें कोई शेप नहीं है, इरेगुलर शेप है, तो सिंपल स्क्वामस बोलते हैं। स्क्वामस मतलब इरेगुलर शेप। ये क्यूब, क्यूब समझते हो ना, ये क्यूब टाइप के हैं, और ये लंबे लंबे है कॉलम, जैसे ये कॉलम हुआ, ये कॉलम हुआ, ये एक रो हुआ, ये एक रो हुआ, रो कॉलम समझते हो ना। तो एक कॉलम लंबे लंबे सेल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइप्स भी है ना इसका इधर। चलो यहाँ पे फीचर लिख देते हैं। क्या फीचर होगा सिंपल एपिथेलियम का? सिंगल लेयर। पहले फंक्शन बताओ। प्रोटेक्शन नहीं होगा, एक इकलौता लेयर तुमको बचा पाएगा, कंपाउंड एपिथेलियम बचा पाएगा, प्रोटेक्ट कर पाएगा। समझे कि नहीं? सिंगल लेयर्ड होगा, प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा। प्रोटेक्ट करने के लिए बलवान आदमी लाओगे कि हड्डी? बलवान ना, हाँ। तो सिंगल लेयर्ड। फंक्शन बताओ। कोई बोल रहा है हड्डी लाएंगे, लाओ फिर पता चलेगा क्या हुआ। ठीक, क्या होगा? इसके अक्रॉस कोई भी सब्सटेंस मूव कर सकता है ना, डिफ्यूजन हो सकता है ना। फिल्ट्रेशन भी हो सकता है, कोई भी चीज फिल्टर हो सकता है, हाँ। सिक्रीट भी कर सकता है और एब्जॉर्ब भी कर सकता है। अगर इतना सारा लेयर हो गया, कंपाउंड एपिथेलियम हो गया, तो एब्जॉर्ब करते करते साल बीत जाएगा, पहुंचेगा ही नहीं यहां तक। तो एब्जॉर्ब करने के लिए कम से कम बैरियर होना चाहिए ना, है कि नहीं? तो इसका क्या होगा? डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन और
एब्जॉर्प्शन। तो सिंगल लेयर्ड इपिथेलियम का ये फंक्शन होगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा। बात समझे कि नहीं? प्रोटेक्शन किसका फंक्शन होगा? कंपाउंड इपिथेलियम का। ठीक। अब इसका जो टाइप्स यहां पे लिखा हुआ है, ये किसके बेसिस पे टाइप? शेप के बेसिस पे ना, कि कोई शेप नहीं है तो स्क्वैमस, क्यूब लाइक है तो क्यूबॉइडल, कॉलम लंबा लंबा है तो कॉल्यूमनार, और कॉल्यूमनार के ऊपर सीलिया हो जाएगा तो सीलिएटेड बोल देंगे, है कि नहीं? ठीक, ये तो इजी है, तो पहले भी लिख चुके हैं। अब आते हैं यहां स्क्वैमस। स्क्वैमस में सेल्स कैसे हैं? फ्लैट। लग रहा है कि कोई इनको फ्लैट कर दिया, चिपका दिया है। यहाँ पे तो फ्लैट नहीं है ना, इनके पास वॉल्यूम है, इनके पास भी अपना वॉल्यूम है। ये क्या है? फ्लैट। फ्लैट सेल्स। शेप बताओ, शेप। इनका शेप बताओ। क्यूब देखे हो ना, ये क्यूब है। और ये क्या होगा? कॉलम लाइक। कॉलम समझ रहे हो ना? ये कॉलम, ये कॉलम। जैसे इस क्लास में कितना कॉलम है? 2 है ना? ठीक। फंक्शन लिख लें। स्क्वैमस का फंक्शन डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन। बिल्कुल सही। सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन होगा? नहीं होगा। सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन किसका फंक्शन होगा? क्यों नहीं है इसका फंक्शन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन? क्योंकि पूरे फ्लैट है, वॉल्यूम होना चाहिए ना, तभी तो कुछ सिक्रीट करने का क्षमता होगा। वॉल्यूम होगा तभी तो कुछ एब्जॉर्ब करके रखने का क्षमता होगा, समझे? तो इनका फंक्शन क्या हो जाएगा? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। और इनका भी वही हो जाएगा। समझे कि नहीं? टाइम हो गया क्या? हाँ, नहीं अभी कहाँ हुआ है? कितने बजे तक है? 45। अच्छा अच्छा, रुको देखना तो कितना स्लाइड बचा हुआ है। अब तो बचा ही हुआ है, तो चलिए इसको डिलीट करते हैं। नहीं, पढ़ाते रहे। अच्छा ठीक है, तो लिख लिया ये वाला, लिखे हो ये? तो इसके बाद थैंक यू वाला खोलना पड़ता है ना, कि नहीं खोलें? हाँ करेंगे, थैंक यू बोलेंगे ना। हेलो, थैंक यू।